नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी कि 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। भौतिक भूगोल जो है उसके मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि 3 चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और चैप्टर 4 जो हमारा है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11वीं का, उसका लेक्चर 6 हम पढ़ रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। यानी कि भौतिक भूगोल इतना प्यारा भूगोल है, भूगोल का इतना अच्छा ब्रांच है, भूगोल का इतनी अच्छी शाखा है जिसके अंदर पूरी पर्वत, पहाड़, नदियां, झीलें, झरने सब कुछ पढ़ने को मिलता है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, महासागर और महाद्वीपों के विस्थापन और वितरण की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और उसमें हम जो देख रहे हैं आज जो है महासागर के अधिस्थल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? महासागर के अधिस्थल के बारे में जानेंगे। यानी कि आज का हमारा जो लेक्चर फ्लो है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो महासागरीय अधिस्थल के बारे में समझाएगा कि महासागर का अधिस्थल क्या है। क्योंकि पिछले लेक्चर में बार बार अधिस्थल का जिक्र आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको यही समझा दें कि महासागरीय अधिस्थल क्या है। एक सवाल पूछा जाता है बार बार, फेवरेट क्वेश्चन रहा है जो पेपर सेटर होते हैं उनका, नितल मैदान क्या होता है, तो आज इसको भी समझेंगे। तीसरा है कटक, कटक, कटक क्या है। तीनों ही चीजें आपको नई नई सी दिखाई दे रही है। बहुत कम बच्चे हैं जो इनके बारे में पहले से जानते हैं। अधिस्थल क्या है महासागर का, नितल मैदान, वैसे अधिस्थल जो है मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा बताया, लेकिन इसको डिटेल से पढ़ने वाले। नितल मैदान क्या है और कटक क्या है, इन तीनों चीजों को हम समझने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण करेंगे हम कि महासागरीय अधिस्थल क्या है, और ये आपका टॉपिक है, आपकी 11th की किताब का एक टॉपिक है। महासागरों की बनावट पर विस्तृत शोध हुए। महासागर कैसे बने इसके बारे में वेगनर ने बताया। किसने बताया? वेगनर ने बताया। और वेगनर ने जो बताया उसका खंडन कर दिया आर्थर होम्स ने। किसने कर दिया खंडन? आर्थर होम्स ने। महासागर की बनावट पर, यानी महासागर कैसे बने, पानी वाले महासागर, खारे पानी वाले महासागर जो है वो कैसे बने, उनकी बनावट पर विस्तृत शोध, खोज, अन्वेषण जो है वो हुए हैं। शोध यानी खोज करना, अन्वेषण करना। ढेर सारे लोगों ने इसकी बनावट पर चर्चा की, ढेर सारे लोगों ने ये बताया ये कैसे बने, और उसमें महान भूगोलवेता, एक जलवायु वेता जो थे, जलवायु वेता वेगनर जो है, उन्होंने पेंजिया, पेंथालसा, लोरेसिया, गोंडवाना लैंड, ऐसी कई चीजें बताई जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो वेगनर जो है उन्होंने बहुत कुछ बताया, जबकि आर्थर होम्स नाम के एक व्यक्ति आते हैं और वो वेगनर का जो प्लान होते हैं उसका खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, महाद्वीप जो है उन्हीं का विघटन हुआ है, महासागरों का विघटन नहीं हुआ है। और ऐसा आर्थर होम्स जो है सवेन, किसके माध्यम से? सवेन धारा सिद्धांत देकर बताते हैं। सवेन धारा सिद्धांत, उसमें ये बताते हैं कि एक सवेन धारा थी। क्या थी? एक सवेन धारा थी जो पृथ्वी के नीचे से चलना, पृथ्वी के मेटल भाग से चलना शुरू होती है, पानी में से चलती है और फिर कठोर चट्टानों से जाकर टकराती है, और इस तरह से कुछ चट्टानें ज्वालामुखी, भूकंप जैसी स्थितियां बन जाती हैं, और इस तरह से निर्माण हुआ महाद्वीपों का। किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। ये नकार देते हैं आर्थर होम्स, किसके सिद्धांत को? वेगनर के सिद्धांत को। वेगनर के सिद्धांत को कौन नकार देता है? आर्थर होम्स। कौन नकार देता है? आर्थर होम्स। आर्थर होम्स जो है उन्होंने अपना सिद्धांत जो है 1930 में दिया। 1890 में तो जन्मे, 1930 में यानी 40 साल बाद, 40 साल की एज के जब थे, जब इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया। इंग्लैंड के रहने वाले थे आर्थर होम्स। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के भी हेलबर्न जो क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे, और एक महान वैज्ञानिक थे ये। क्या थे? महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा आर्थर होम्स ने कि वलित पर्वतों का एक सिद्धांत है जिसे सवेन धारा सिद्धांत इन्होंने कहा, और इसमें इन्होंने नकार दिया। किसको? वेगनर को। इसका मतलब यह है कि विस्तृत शोध हुए हैं।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इस पर विस्तृत शोध यानी विस्तृत खोज यानी विस्तृत चर्चाएं पहले बहुत सी हो चुकी हैं और इसकी बनावट पर बातें हो चुकी हैं और लास्ट में क्या डिसीजन निकला वो वेगनर और आर्थर होम्स आपको बता चुके हैं। महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। कई वैज्ञानिक और कई भूगोलवेता और कई खगोल शास्त्री, भूगोलवेता क्या होता है मुझे ये बताइए। भूगोलवेता का मतलब होता है जो भूगोल का ज्ञाता हो, जैसे राजनीति विज्ञान का ज्ञाता जो है राजनीतिज्ञ कहलाता है, जैसे अर्थशास्त्र का जो ज्ञाता है अर्थशास्त्री कहलाता है, जैसे समाजशास्त्र का जो ज्ञाता है समाजशास्त्री कहलाता है, मनोविज्ञान को जो पढ़ता है, साइकोलॉजी को जो पढ़ता है, जानता है, समझता है और उसमें निपुणता हासिल कर लेता है वो मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो जो भूगोल को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं आप सब कौन, आप सब क्या है, भूगोलवेता है। क्या है, भूगोलवेता। महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। महासागर के अंदर हम जाते हैं तो कई भूगोलवेताओं ने कहा कि अंदर मैदान है, अगर अंदर समतल है, नहीं अंदर भी पर्वत है, उबड़ है, खाबड़ है, टेढ़े है, मेढ़े है, पता नहीं कैसे कैसे है ना, टेढ़े मेढ़े नाम आते हैं ना, चिप्स और कुरकुरे याद आ जाता है आपको। महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है परंतु उनमें ऊंचा वच्च पाया जाता है, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा फूटा टूटा है ना, उबड़ खाबड़ है कुल मिलाकर। पृथ्वी भी उबड़ खाबड़ है तो महासागरों के अंदर भी उबड़ खाबड़ है, बहुत कुछ है ना। निरूपण अभियान ने ऊंचावच संबंधी विस्तृत जानकारियां दी है। निरूपण अभियान ने ऊंचावच संबंधी यानी पर्वत पहाड़ जो अंदर बने हुए हैं उनके बारे में बताया है। किसने, निरूपण अभियान ने। अब ये निरूपण अभियान क्या है, जो गहन अध्ययन करता हो, जो गहन अध्ययन, किसी भी वस्तु का गहन अध्ययन करना निरूपण कहलाता है। गहन अध्ययन, ठीक है ना, ये अध्ययन, गहन अध्ययन क्या कहलाता है, निरूपण करना। किसी की पूरी जानकारी लेना, किसी वस्तु की पूरी जानकारी हासिल करना, वो भी क्या कहलाता है, निरूपण। तो आप निरूपण का अर्थ समझ गए होंगे। तो निरूपण अभियान यानी पृथ्वी की पूरी तरह से खोज करने वाले जो लोग थे और वो जब इस मिशन पर निकले तो वो उनका अभियान था। पृथ्वी की पूरी खोज करने वाले, पृथ्वी का गहन चिंतन करने वाले लोगों का जो मिशन है, जो अभियान है, उन्होंने ऊंचावच से संबंधित ढेर सारी जानकारियां दी है। और आज से पहले बनावट और शोध, बनावट और विस्तृत और रूपरेखा को लेकर, पृथ्वी की बनावट को लेकर बहुत सारे शोध हो चुके हैं। पृथ्वी के महासागर और महाद्वीप कैसे बने इस पे शोध हो चुके हैं, ढेर सारे शोध हो चुके हैं। अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटक है, पर्वतीय अंदर पर्वत है। अब ऊंचावच पर्वत ये सब कुछ है, इसका मतलब पृथ्वी समतल नहीं। इस पूरे का जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है पता है आपको, वो ये निकलता है कि पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इनकी बनावट को लेकर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। महासागर का अधिस्थल का मानचित्रण, इसकी बनावट को लेकर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर, पानी में अंदर जाने के बाद नीचे की बनावट कैसी है, इस पे भी ढेर सारे रिसर्च, ढेर सारी खोजें, ढेर सारे अन्वेषण और ढेर सारे शोध जो है वो हो चुके हैं। इसलिए हमारा हेडिंग क्या है, महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण का मतलब है किसने क्या बताया। तो लोग बता रहे हैं कि नीचे से समतल नहीं है, कहीं ऊंचावच है, कहीं नीचावच है, कहीं कहीं किसी प्रकार का दिखाई देता है। अधिस्थल का मतलब पानी के नीचे। समुद्र तल क्या होता है, आप में से 90% बच्चे कहेंगे समुद्र तल सर लास्ट का बिंदु होता है। नहीं, समुद्र तल जहां से पानी और हवा मिल रहे हो वो समुद्र तल है। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे याद रखो कि हम तालाब में जो है ना डुबकी लगाते हैं ना, तो जहां डब की आवाज आती है ना पानी के अंदर, जैसे हम गए वही तल है बस, यानी ऊपर का ही तल होता है। समुद्र का तल का मतलब नीचे का भाग नहीं होता है, नीचे के भाग को अधिस्थल कहते हैं और ऊपर के भाग को समुद्र तल कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्र। मैं भी पहले यही सोचता था समुद्र तल में ये हुआ, समुद्र तल की गहराई से हाइट नापी जाती है। मैं सोचता है नीचे वो पानी के अंदर फीता लेके जाता कैसे, और वो फीता लेके जाता है तो फिर फीता पकड़ता कौन है, और फिर पकड़ता है तो फिर ऊपर ले जाके चढ़ाई को नापता कौन है। जैसे आपने देखा ना पर्वतों की जो ऊंचाई है समुद्र तल की ऊंचाई से नापी जाती है। तो फिर मैं सोचता बैठा बैठा यार ऐसे कैसे होगा, कौन तो पर्वत पे बैठता है वहां से फीता नीचे देता है, कौन वहां पानी के अंदर किसी को फीता पकड़ाता है, फिर वो फीता लेके नीचे जाता है, नीचे जाके वो पकड़ता है, फिर दूरी नापी जाती है। इतने किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, तारागढ़ 873 मीटर है, गुरु शिखर इतना है, माउंट एवरेस्ट इतना है 8,848 मीटर। तो ये किसने पकड़ा होगा नीचे से, फिर पता चला समुद्र का जो तल होता है ना वहां से अंदाजा लगा के फिर नापते हैं।
तो आपका भी क्या ऐसा ही सिद्धांत था? पहले आपने भूगोल बताया, आप खुद भी, तो आपने क्या ऐसे ही माइंड में फिट कर रखा था? फिर आगे जब पढ़ते गए, कॉलेज में पढ़े, आगे अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया, ज्योग्राफी के बड़े बड़े गुरु मिले, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले मेरे, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है मोनू बेटा, ऐसा नहीं होता है, कोई अंदर जाके फीता नहीं पकड़ता है। तू जिसकी बात कर रहा है वो समुद्र तल तो ऊपर है, नीचे वाला तो अधिस्तर है। नीचे वाला तो क्या है? अधिस्तर है, समुद्र का अधस्थल जिसे हम कह सकते हैं। अधिस्थली में जल मगन पर्वतीय कटके हैं। अगर वो समुद्र तल ही अधस्थल होता तो कटके पानी के ऊपर पहाड़ कैसे होता? इसका मतलब अधिस्थल तो नीचे है और समुद्र तल ऊपर है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते, आगे बढ़ जाए, आगे नहीं पीपीटी। महासागरों की कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सक्रिय हैं। महासागरों में से भी ज्वालामुखी निकलती है। ज्वालामुखी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। क्या है ज्वालामुखी? पृथ्वी अंदर से गर्म है और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो पृथ्वी के बीच में से कहीं भी छेद करती है और वो जो अंदर से गर्म पदार्थ जो होता है उस गर्म पदार्थ को कहते हैं, ये जब अंदर है, देखो ये ज्वालामुखी का ही चित्र है और ये कटक यानी पर्वत को यहाँ पे कटक के रूप में दिखाया गया है। इसे हम ज्वालामुखी आपको समझा देते हैं ताकि सारी चीज आपके समझ में आ जाए। ये जो अंदर से निकल रहा है ना, ये अंदर से, ये है मैग्मा। ये क्या है? मैग्मा। भाप के रूप में बाहर आ रहा है ये मैग्मा, और ये बाहर आते ही क्या बन गया? ठंडा होने के बाद लावा। क्या बन गया? मैग्मा क्या बन गया भाई? लावा बन गया। जहां से ये निकला है ना, ये छेद जब तक छोटा है तब तक छोटा है, मध्यम है जब तक मध्यम है, और फिर बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ। इसमें मैं क्या करूं? ये नहीं बताना था मुझे बताना है जब तक ये छोटा है तब तक इसको छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? छिद्र। इसको जब ये थोड़ा सा और बड़ा दिखने लग जाता है तब इसको हम क्या कहेंगे? कैरेटर। और बड़ा दिखने लग जाता है जब इसको हम क्या कह देंगे? काल्डेरा। काल्डेरा। कितना सिंपल है ना ज्योग्राफी, है या नहीं है? है। तो मैग्मा, लावा, पर्वत से निकलता है। ये जो धरती का भाग है भाई, ये पर्वत नहीं है ना, ठीक है ना, ये धरती है, मतलब है ना, धरातल है। अभी गड़बड़ हो जाती ना, बताते नहीं हो रहा जहां गड़बड़ होती है, धरातल, ठीक है ना। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब क्या हुआ? मैग्मा से लावा बनता है, वही चीज है। ठंडा होने के बाद पानी की बर्फ बनती है कि नहीं बनती है? वैसे ही पानी जब गर्म है तो मैग्मा है, ठंडा होने के बाद बर्फ नहीं बनता, यहाँ पे लावा बन जाता है ना, क्योंकि घास फूस मिट्टी वगैरह तो मामला है नहीं यहाँ पे। जो गोबर के जो होते हैं, जो फेफले या क्या बोलते हैं आप लोग, वो बन जाएंगे नहीं, ये तो ठोस पदार्थ के रूप में, चट्टानों के रूप में। और इसकी बहुत सारी स्थलियां करती बनती है, अपन ने पढ़ी थी। स्थला करतियां जो है ज्वालामुखी की, वो हमने एक लेक्चर में पढ़ी थी। तो ये सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। बड़ा काल्डेरा, मध्यम क्रेटर और छोटा छिद्र के रूप में दिखाई देने लगता है। तो महासागरों की कटके ज्वालामुखी उद्गार। अब आप कहेंगे सर यहाँ कटक को आप पर्वत बता रहे हो और फिर इसको आप धरातल कर रहे हो, इसका मतलब ये है पानी। यहाँ और कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये है पानी पृथ्वी पर, और ये पानी नीचे ये बन गया महासागर या समुद्र। अब ये पानी है पूरा क्या है, और यहाँ पे कोई पर्वत है अंदर नीचे, क्योंकि ऊंचा है नीचे, समतल नहीं है, आपको पता है समतल नहीं है, नीचे भी उबड़ खाबड़ है महासागर के अंदर। तो यहाँ से कोई ज्वालामुखी निकलती है पानी के अंदर, हालांकि खत्म हो जाती है, बाहर भी निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो मामला होता है उसको ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सक्रिय कहा जाता है। नितल की चट्टानें, किसकी चट्टानें? नितल की चट्टानें महाद्वीप, समझाएंगे। यही सोच रहे हो सर नितल क्या है, पहले तो ये बताओ, बताते हैं। नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? महाद्वीपीय भागों में। किस में पाई जाती है? नितल की चट्टानें। समुद्र के अंदर जो होती है वो चट्टानें नितलीय महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है, महाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। नितल चट्टानें ये नवीन है। नितल चट्टानें क्या है? नवीन है, अन्य की अपेक्षा नवीन है, यानी नितल चट्टानें नहीं बनी है। आपने कभी सोचा होगा, मैं कह रहा हूं नया पर्वत पुराना पर्वत। आपको दो उदाहरण बताता हूं। राजस्थान, वैसे तो गुजरात के खेड़ब्रह्म से, कहां से? ये गुजरात लिखा मैंने, क्या लिखा? गुजरात। गुजरात, गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ब्रह्म। खेड़ब्रह्म, इस स्थान से एक पर्वतमाला निकलती है इस प्रकार से, ये पर्वतमाला है इस प्रकार से, ठीक है। और ये जाति कहां तक है?
ये जाती है रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। पहाड़ियां दिल्ली, कहां की पहाड़ियां? रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक जाती है। यानी गुजरात के खेड़बरम से पर्वत निकलना शुरू होते हैं, दिल्ली की रायसीना तक जाते हैं, राजस्थान वगैरह साथ में कवर करते जाते हैं। लगभग 692 किलोमीटर तक पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते, बीच में नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद वापिस। यानी वो एक लाइन बनी हुई है, पर्वतों की लाइन। पर्वत को कहते हैं अरी और लाइन कहलाती अवली। जैसे दीपावली दीपों की लाइन, वैसे ही अरावली पर्वतों की लाइन। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? अरावली। और ये सबसे पुराना है भारत का। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। किससे? हिमालय से। हिमालय का नाम सुना आपने, हिमालय बर्फ का घर। ये नवीन है, ये क्या है? नया बना। यानी इन दोनों में से पूछा जाए पुराना कौन है नया कौन है, तो हिमालय नया है और अरावली पुरानी है। अब अरावली घिसने लग गई, और जब कोई पर्वत बहुत बड़ा है और धीरे धीरे घिसने लग जाता है, धीरे धीरे सपाट होने लग जाता है, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। तो कई जगह अरावली अब आपको दिखाई नहीं देती है, बहुत दूर तक जाते हो फिर पर्वत दिखाई देता। आप सोच रहे हो यहाँ भी पर्वत वहां भी पर्वत। अरे मेरे भाई कालू, सारी जगह पर्वत ही पर्वत थे, बीच में से हट गए, है ना। कुछ लोग गोरे भी हैं यहाँ पे, कुछ लोग वाइट भी है ना, सारे काले नहीं हो तुम, है ना, ठीक है ना। ठीक है, लड़के बहुत अच्छे पढ़ते हैं जहाँ तक मुझे पता है, लड़के बहुत प्यारे होते हैं, भगवान ने गॉड गिफ्ट बनाया लड़कों को, है ना। लड़के बहुत मेहनत करते हैं, है ना। लड़कियां भी करती है ना, इसका मतलब लड़के खुश हो रहे हैं। महासागरीय कटक दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर है, समान गुण पाए जाते हैं। महासागरीय कटक यानी ये पर्वत, दोनों तरफ की चट्टानें, ये दोनों तरफ की चट्टानें, इस प्रकार की चट्टान ये, फिर इस प्रकार की चट्टान ये, ठीक है। कटक से बराबर दूरी पर है, समान गुण पाए जाते हैं। ये तो पर्वत है, यहां भी चट्टान और यहां भी चट्टान, दोनों में समान गुण पाए जाएंगे। दोनों में क्या पाए जाएंगे? समान गुण। यानी एक ही पौधे के 20 अमरूद लगे हुए, समान गुण होंगे या नहीं होंगे? या फिर एक अमरूद को खोलते ही अंदर से तरबूज के बीज मिल जाएंगे? नहीं ना। हम ये कह रहे हैं कि पर्वतों के समान गुण पाए जाते हैं। 4-5 पर्वत एक ही लाइन में है, कटक एक ही लाइन में है, तो उनमें समान गुण पाए जाएंगे। जैसे एक अमरूद के पौधे के 20 अमरूद लगे हुए हैं, तो सब में समान गुण पाए जाएंगे। ये नहीं कि अमरूद को फोड़ा और तरबूज के बीज निकल गए, ऐसा नहीं होता है। तो कटक से बराबर दूरी पर है और समान गुण पाए जाते हैं। आगे देखिए, रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिव बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि रेडियो एक्टिवता के बारे में जो है बार बार नाम आ रहा था, क्योंकि एक सिद्धांत दिया था किसने? आर्थर होम्स है, रेडियो एक्टिव। वैसे ये केमिस्ट्री का मुद्दा है। किसका मुद्दा है? केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री की बात जब ज्योग्राफी में आ जाए ना, तो ज्योग्राफी विज्ञान है। और जब मानव भूगोल में मानव समाज, मानव कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, तब भूगोल क्या है? भूगोल आर्ट्स है। तो भूगोल आर्ट्स भी है और भूगोल साइंस भी है, इसलिए चिंता नहीं करना है। हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो लॉजिक पे काम करता है। भूगोल क्या करता है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करता है। तो भूगोल विज्ञान क्या करता है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित, तार्किक, खोज करके, निरूपण करके, सोच के, समझ के, पूरी डिटेल्स से तह तक जाके अध्ययन करता है। तो क्या भूगोल ऐसा नहीं करता है? भूगोल ऐसा भी करता है। तो भूगोल बड़ा या विज्ञान, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। समझ गए आप किसको बड़ा बताना है ना? समझ गए ना? ठीक है। किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने के कारण होने वाली क्रिया रेडियो एक्टिव क्रिया कहलाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ही जो है तरंगे छोड़ने लग जाते हैं, और वो हानिकारक तरंगे होती है, हानिकारक विकिरण होते हैं, स्वतः विकिरण, हानिकारक विकिरण होते हैं। जैसे आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं, तो वहाँ आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, किसी के साथ गए होंगे, तो आप सोनोग्राफी वाले रूम में जो भी साथ जाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। पेट में कोई समस्या होती है, पथरी वथरी हो जाती है, तो सोनोग्राफी की जाती है, तो बाहर निकाल दिया जाता है सबको, और अंदर जो जांच करता है उसको ही रखा जाता है, क्योंकि वो रेडिएशन छोड़ता है। तो वो विकिरणें जो उत्सर्जित होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, और पृथ्वी के अंदर से भी ऐसी बहुत सी निकलती है। जैसे परमाणु परीक्षण जो होता है उसमें भी रेडियो एक्टिव तरंगें होती है भयंकर वाली, तो उसको हमेशा अधिकतर जमीन के अंदर ही किया जाता है,
ताकि वो ज़मीन के अंदर ही रह जाए, नहीं तो कई सालों तक लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अप्रैल और 9 अप्रैल 1945 में जब बम ब्लास्ट हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, आज भी बच्चे आधे लंगड़े लूले, है ना। तो सिद्धांत के आधार पर तरंग सिद्धांत दिया। कौन क्या पढ़ रहे हैं हम? रेडियो एक्टिव तरंग। रेडियो एक्टिव तरंगें वो तरंगें हैं जो बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी भयभीत करने वाली होती है, बीमारियों का कारण होती है, सब कुछ अस्त व्यस्त और सत्यानाश कर देती है। और ये स्वतः विकिरण हो जाती है, इनको चलाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही जो है निकल जाती हैं और ये रेडियो एक्टिव क्रिया कहलाती है। ये सिद्धांत हेनरी बेक्वेरेल ने दिया। किसने दिया? हेनरी बेक्वेरेल ने। बहुत प्यारे व्यक्ति थे हेनरी बेक्वेरेल, है ना। लेकिन इतने प्यारे भी नहीं थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये पढ़े हम। क्योंकि आर्थर होम्स के बारे में पढ़ा है ना हमने, तो आप सोचो सर बताएंगे हेनरी और बेक्वेरेल के जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ इनका समय है 1896 में इन्होंने जो सिद्धांत दिया, और ये फ्रांस के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले हैं। ये हेनरी बेक्वेरेल वो व्यक्ति है, अंदर की बात बताऊँ आपको, आर्थर होम्स है ना एक नंबर का नकलबाज था। क्या था वो? एक नंबर का नकलबाज। कैसे? उसने सारी चीज़ों को पढ़ा, जितने भी भूगोल के भूगोलवेता हुए ना, सबकी बातों को उसने पढ़ा। सबकी बातों को पढ़ के उसने एक अपना सिद्धांत बना दिया, और एक सिद्धांत बनाने के बाद उसका मन नहीं भरा, उसने दूसरा सिद्धांत बनाया। एक तो रेडियो एक्टिव सिद्धांत उसने बनाया डेस्टिंग का, और दूसरा चट्टानों का जो है, दूसरा संवेद धारा सिद्धांत बनाया। पिछले लेक्चर में संवेद धारा सिद्धांत था, और यहाँ हम रेडियो एक्टिव की बात कर रहे हैं, उसका सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आर्थर होम्स का नाम फिर देखने को मिलेगा। आर्थर होम्स ने पहले वेगनर की बात को नकारा। उसने कहा महाद्वीप और महासागर दोनों का विस्थापन नहीं हुआ था मेरे भाइयों। तो फिर पूछा किसका हुआ? बोले सिर्फ महाद्वीप का। 1930 में उसने प्लान दिया। लेकिन 1896 में जो है ना एक सिद्धांत आया हेनरी बेक्वेरेल का, रेडियो एक्टिव सिद्धांत, और इसकी चीजों को पकड़ के उसने अपना एक नया ही सिद्धांत दिया। आर्थर होम्स देखो फिर आ गए, इनके सिद्धांत के आधार पर तरंग सिद्धांत दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया? तरंग सिद्धांत या डेस्टिंग सिद्धांत लिख सकते हैं यहाँ पे, जो रेडियो डेस्टिंग सिद्धांत था उनका, चट्टानों की आयु पे जो सिद्धांत था। तो चोर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तीनों में से चोर कौन है? वेगनर चोर है या नकलबाज है? आर्थर होम्स चोर है या फिर ये बेक्वेरेल चोर है? तीनों चोर नहीं है ना, लेकिन इसकी कॉपी कर लेता है ना, आधार पर तरंग सिद्धांत दिया। तो किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने के कारण होने वाली क्रिया रेडियो एक्टिव क्रिया कहलाती है। यह सिद्धांत हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में दिया। ये फ्रांस के रहने वाले थे। आर्थर होम्स ने इनके सिद्धांत के आधार पर एक और सिद्धांत दे दिया। तो ये चीज हमने समझी। महासागरीय अधे स्थल क्या होता है? अब इसको समझने वाले, अब किसको समझने वाले? महासागर अधे स्थल क्या होता है? महासागर का सबसे 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 नीचे का भाग अधे स्थल है, समुद्र तल ऊपर का भाग है। महासागर का सबसे नीचे वाला तल बेस लेवल जिसे बोला जाता है, बेस लेवल जिसे बोला जाता है। तो ये मैंने क्यों डाला बताओ? मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं भूगोल में है, जहां तक पहुंचने के बाद आपको खुद को और मुझे फख्र महसूस हो कि मेरे विद्यार्थी आज भूगोल की सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर है। यानी भूगोल को ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि फाड़ के रख दो सब कुछ। शानदार तरीके से ज्योग्राफी को बनाना है। नोट्स इतने प्यारे होने चाहिए आपके, नॉलेज इतनी तगड़ी होनी चाहिए आपकी, और बहुत अच्छे टारगेट आप समझ गए होंगे। हमारा टारगेट तुम्हें 11वीं में तैयार करना तो है ही, लेकिन साथ में 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाने का जो तरीका है उसको हम साथ में डाल रहे हैं। भूगोल के प्रति आपका इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं हम, ताकि बहुत अच्छे 100 में से 100 नंबर किस में लाने हैं? 12वीं बोर्ड में। और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। जितने भी साथी है शेयर कर दो, या शानदार वाली ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है और मस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं, मस्त तरीके से आप पढ़ो। बहुत जल्द लाइव भी आऊँगा मैं, क्या करूँगा? बहुत जल्द लाइव भी पढ़ाऊँगा आपको। बताओ लाइव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लाइव आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा सबको। क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। आधे लोग सोच रहे हैं नहीं ये तो नहीं करूँगा, मैं चुपचाप पढ़ लूँगा, है ना। बहुत बदमाश है ना, ठीक है।
महासागर का सबसे नीचा वाला तल बेस लेवल कहलाता है, अधस्तल कहलाता है। क्या कहलाता है? महासागरीय नितल मैदान। महासागरीय नितल मैदान। महासागरीय गहरे तल को नितल मैदान कहते हैं। महासागर का जो सबसे गहरा तल होता है उसको नितल मैदान कहते हैं। कुछ है नहीं रे, बहुत छोटी बात है। ये महासागर है, ऊपर वाला भाग समुद्र तल, समुद्र तल। ये जो पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको क्या कह दिया? अधस्तल। इसको क्या कह दिया? अधस्तल। और जो लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इसको नितल मैदान कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? नितल मैदान। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। 3000 से 6000 मीटर किसकी गहराई? इस नितल मैदान की। सबसे नीचे ये होता है, महासागर के 76% भाग पर विस्तृत होता है। इसका मतलब ये नहीं ढक लेता है महासागर को। नीचे की बात करें, नीचे कुछ भी पड़ा हो, हमें क्या करना है? नीचे का 76% भाग ये कवर कर लेता है। तो क्या पढ़ रहे थे? अधस्तल के बारे में जो हमने देखा, महासागर अधस्तल और महासागरीय नितल मैदान क्या होता है। नितल मैदान का नाम आते ही अधस्तल के नीचे का भाग है, अधस्तल का नाम आते ही नीचे वाला भाग ही है। लेकिन अधस्तल से नीचे भी नितल मैदान है, छोटे छोटे मैदान जो होते हैं। महासागर का नीचे का भाग अधस्तल, ऊपर का भाग समुद्री तल, और सबसे लास्ट में जो कोर बनी हुई है वो क्या कहलाती है? नितल मैदान। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कटक, उभरा हुआ कुछ अंश या स्थलाकृतिक सामग्री जो दूरी तक चले। उभरा हुआ कुछ अंश होता है, बाहर दिखाई देता है स्थलाकृतिक। ये बर्फ या धरती का भी हो सकता है। ये वस्तुतः दो पर्वतों के बीच की थोड़ी ऊंची घाटी है। एक तरह से इसको पठार कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? पठार। कैसे? ये देखो, थोड़ा ऊपर उठा भाग। देखो, तीन चीजें होती है, एक होता है पर्वत, एक होता है पठार, और एक होता है पहाड़। एक क्या होता है? पहाड़। 1, 2 और 3 चीजें बताई मैंने आपको। जो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा पर्वत है। तो बताओ, हिमालय क्या है? पर्वत है। हिमालय क्या है भाई? पर्वत है। ये तो हम धरती के ऊपर की बात कर रहे हैं, महासागर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसे थोड़ा सा छोटा है तो पहाड़ कहलाएगा। नाग पहाड़, कोई भी पहाड़ ले लो, नाग पहाड़, तारागढ़ पहाड़, कोई भी आपके आसपास में जो पहाड़ है ना, किसी को भी बोलता पर्वत, पर्वत हो गए। ठीक है ना। तो ये सब धरती से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार। तो बताओ, दो पर्वतों के बीच में, दो बड़े बड़े पर्वत है, ये बहुत बड़े बड़े पर्वत है, इसके पास में और पर्वत है, इनके बीच में जो थोड़ा सा ऊपर उठा भाग है, घाटी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह? घाटी की तरह दिखाई देता है, उसको कटक कहते हैं। तो बाहर दिखाई देगा तो उसको घाटी कह देंगे, और पानी के अंदर दिखाई दे रहा है तो उस घाटी को ही हम क्या कह देंगे? कटक। घाटी को ही क्या बोल देंगे? कटक। कितना सिंपल है। पढ़ा क्या हमने? देखो, समुद्र तल, जहां से डब की आवाज आती हो, पानी और हवा मिल रहे हो, उसे हम समुद्र तल के नाम से जानते हैं। अधस्तल क्या होता है? अधस्तल समुद्र का लास्ट बिंदु होता है। इसके नीचे भी एक लाइन पट्टी टाइप होती है, उसको नितल मैदान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नितल मैदान। आगे बात समझ में आता, कोई डाउट नहीं है। कटक क्या होता है? कटक पानी के अंदर दो बड़े पर्वतों के बीच में घाटी टाइप दिखाई देने वाला जो है क्षेत्र होता है, ये कटक होता है। ये बर्फ का भी हो सकता है और धरती का कोई टुकड़ा भी हो सकता है, वहाँ पे कोई छोटा पर्वत भी हो सकता है, वहाँ पे दो बर्फ के बने हुए इस प्रकार से अंदर, उसमें भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। तो ये लेक्चर बड़ा ही शानदार और बड़ा ही मस्त था। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।